अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यह क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, उसके बारे में जानकारी देता है। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जैसे हमने बात किया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स ये शेप के बारे में जानकारी देता है। जैसे शेप क्या हुआ, अगर हम बात करें पी सबशेल की, पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो डंबल शेप का होता है, लेकिन वो किस एक्सिस पर ओरिएंटेड है इस बारे में हमें जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलता है। जैसे मैं इसको वाई एक्सिस के अलोंग दिखा रहा हूं तो ये पी वाई है, तो ये किसने बताया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया। ये स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है। किसी जगह पर अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको सबशेल की वैल्यू दी गई है या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें टोटल उस एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की संख्या बनेगी, उसको हम 2l+1 के फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की संख्या l है तो उस l वैल्यू में कितने छिपे हुए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे, वो 2l+1 होते हैं। जैसे इसकी ये जो नंबर है ये -l से शुरू होकर के 0 होते हुए +l तक जाती है। कैसे, इस चीज को अभी हम देखते हैं। यहां पर इस बात को कि 2l+1 वैसे आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, मुझे पता है, लेकिन हम इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। n = 1 दिया हुआ हो तो हम जानते हैं कि l की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से लेकर शुरू होती है और n-1 तक जाती है। ये फंडा हमने पढ़ रखा है l की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए n के रिस्पेक्ट में। तो n की वैल्यू है ही 1, तो यहां 1-1 यानी 0 से शुरू होगा, केवल 0 होगा। ठीक है। अब यहां पर l के रिस्पेक्ट में अब हम m की बात करते हैं तो हमने पढ़ रखा ना कि -l से शुरू होकर के 0 होते हुए +l तक जाते हैं, तो ये 0 ही वैल्यू है तो m भी 0 ही होगा। अब यहां पर बात आता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये l n = 1 है, तो ये इस 0 नंबर को जब हम अल्फाबेटिकल लेटर्स में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं ना ये s है, 0 को s से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो गया आपका ms हो गया, है ना, या फिर ये भी आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये s ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू दी गई है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं ये n = 2, तो इसके लिए क्या होगा, ये 0 और 1 होगा। कैसे? 0 से n-1 तक की वैल्यू होगी, तो एक वैल्यू होगी 0 और दूसरी n-1 यानी 1 होगी। तो यहां पर n = 2, तो 0 और 1 यहां पर वैल्यू मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं s और इसको क्या कहते हैं? हम p कहते हैं। तो चूंकि सेकंड शेल का मामला, इसलिए हम इसे कहते हैं 2s और 2p कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब इस 2s के भीतर कितने, इस l के भीतर m की कितनी वैल्यूज बनेंगे, तो 0 के लिए 0 ही होता है, तो ये s ही वैल्यू होगी। अब यहां पर जब ये जो 1 वाली वैल्यू है, इसके लिए जब हम बात करते हैं 2p वैल्यूज के लिए कितने वैल्यूज मिलेंगे, तो ये माइनस से शुरू होकर 0 से होते हुए +1 तक जाएंगे m की वैल्यूज। तो ये कौन कौन से होंगे? -1, 0 और +1। ये क्या है? px, ये है pz और ये है py। इसके करस्पॉन्डिंग जो हम अल्फाबेटिकल लेटर्स यूज करते हैं वो ये है। ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आती है इस तरीके से। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू l है तो हमने बताया था ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स सबशेल के बारे में आइडिया देते हैं। और एक बात आप समझ लें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स के टोटल नंबर के बारे में आइडिया देते हैं। एक बात आप समझ लीजिएगा, ये ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में आइडिया तो देता ही है, ये ऑर्बिटल्स की टोटल संख्या के बारे में भी आइडिया देता है। कैसे, उस चीज को आप समझ लें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल का आइडिया देता है। ऐसे ही यहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली बात है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। एजीमुथल सबशेल का आइडिया देता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ये
ऑर्बिटल्स की नंबर के बारे में। तो ये नंबर ऑफ शेल्स के कौन है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सब शेल के बारे में जानकारी देता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जानकारी देता है। ठीक है, अगर हम ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में बोलें तो ये ऑर्बिटल्स की साइज, अभी तो हम नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल उस रूप में हम कह रहे हैं। ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलें तो ये ऑर्बिटल के साइज, ये ऑर्बिटल के शेप और ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, संख्या के हिसाब से बोलें तो शेल की संख्या के बारे में बताता है, सब शेल की संख्या के बारे में बताता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स की संख्या के बारे में बताता है। 2008 में एक सवाल पूछा गया था AIPMT में, उसमें बोला गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल हैविंग L वैल्यूज। तो हम जानते हैं कि अगर हमें L पता है तो उससे हम ऑर्बिटल्स की संख्या हम पता कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की मदद से। ये बोल रहे हैं L में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो हम जानते हैं ना L की वैल्यू की मदद से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता कर सकते हैं, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑर्बिटल्स की संख्या बताती है, जानते हैं ना। तो L अगर वैल्यू है तो ऑर्बिटल्स टोटल कितने होंगे, 2L+1 ऑर्बिटल्स होंगे। और आप जानते हैं जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसके 2 टाइम्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑर्बिटल की संख्या अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 टाइम्स होंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 4L+2 होगा। ये 2009 में नीट में AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन था। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी हद तक जानकारी क्लियर हो गई होगी। थोड़ा फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। सिर्फ अगर इन क्वांटम नंबर्स को ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में कहें तो अलग बात आती है। अगर हम पुरानी बातों से यानी बोर्स के मॉडल से जब रिलेट करके बताते हैं तो ये शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स की संख्या की जानकारी देते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर सब शेल के रिस्पेक्ट में अब हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पर सवाल NCERT, मतलब ये NCERT ने इस टेबल को दे रखा है, तो इसलिए इस पर सवाल फ्रेम किया जा सकता है AIPMT में या नीट में। सब शेल अगर 0 है तो उसको हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम जानते हैं सब शेल अगर कोई 0 है तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली हम S कहते हैं। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते, टोटल 1 होता है। अगर सब शेल को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर अगर L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, या फिर यूं कहें L की वैल्यू अगर ये 1 है, तो यानी वो P सब शेल के बारे में आइडिया दे रहा है, और उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पर फार्मूला आप अप्लाई करें 2L+1, तो यहाँ पर क्या होगा 2L+1 यानी 3 वैल्यूज मिलेंगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो वो D सब शेल का आइडिया देगा, और उसके भीतर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे। बात यहाँ तक तो आपको पता है, लेकिन 3 होगा तो क्या होगा, 7 वैल्यूज मिलेंगे। इसको F से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 4 वैल्यू है अगर L की तो उसे हम G सब शेल कहते हैं, और उसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। H अगर 5 है तो यहाँ से ये बात पूछा जा सकता है, सीधे यही बोल दे H सब शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो अभी तक आपने सुनने की आदत नहीं है, तो आपको अगर ऑप्शन दे दिया गया तो शायद आप 11 ऑप्शन ना लगाएं, घबरा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दे रखा है। चलिए हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्यों दिया गया है, ये एक्चुअली बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए एक और क्वांटम नंबर की जरूरत है। ऐसा वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि सिर्फ 3 क्वांटम नंबर की मदद से मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी प्रयास में चौथा क्वांटम नंबर दिया गया, जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग के बारे में बताता है। एक्चुअली हम जानते हैं किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी अपनी अपोजिट स्पिन होती है। ये स्पिन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि जैसे आप सन के अराउंड अर्थ का मामला देखते हैं। अर्थ, आप जानते हैं ना, अर्थ
सन का चक्कर लगाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी एक्सिस पर भी 24 आवर्स में घूमता रहता है। कुछ वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते रहते हैं। ये न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे सन है वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर तो लगाते रहते हैं और अपने एक्सिस पर भी घूमते रहते हैं। ये जो अपने एक्सिस पर घूमते, जो स्पिन करते रहते हैं, उसी के बारे में यहां पर आइडिया दिया गया है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपनी एक्सिस पर स्पिन करते रहते हैं। एक बात और आपको समझने की जरूरत है। अगर कहा जाए ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप जानते हैं ना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, उस चीज को हम समझ लें। ऑर्बिट का आइडिया दिया था बोर ने, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में यह बात कही गई थी। ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है शेल था। ये 2D स्ट्रक्चर है। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर है और ये ऑर्बिट के भीतर पाया जाता है। तो ऑर्बिट या शेल के भीतर सबशेल होते हैं और उस सबशेल के भीतर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। ऑर्बिट के भीतर ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिट जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल में दिया गया था, ये 2D था। ये सुपरफिशियल आइडिया देता था, सिर्फ यहीं तक। ये क्या है? ये और फाइनल डिटेल्स में पहुंचने पर हमें ऑर्बिटल्स का पता चलता है। एक चीज और, ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2n²। जबकि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहीं पर एक सवाल आपसे पूछता हूं। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है, तो इस क्वांटम नंबर से एसोसिएटेड टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो याद रखिएगा, अगर इसको हम n से रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रॉन को तो हम जानते हैं 2n² होता है। उल्टा चले यहां पर, तो आप इलेक्ट्रॉन बता सकते कितने होंगे? 18 होंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आधे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो n² ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब बात आती है ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पता लगाया होगा। एक्चुअली हम ये बात वैज्ञानिकों के बहुत फाइन और माइन्यूट डिटेल स्टडी के बाद पता कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो लोकेशन है, जिसे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, उसके शेप के बारे में कैसे पता लगाया गया होगा। एक्चुअली हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन किसी रीजन में पाए जाते हैं, वो प्रोबेबिलिटी के रीजन होते हैं। और एक खास बात यह होती है कि वो प्रोबेबिलिटी, जो संभावनाओं से भरे हुए जो जगह है, जो प्रोबेबल रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जिस प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, वो साइंटिस्ट लोगों ने उसका एक शेप ड्रॉ करने का प्रयास किया। एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, कहां नहीं पाया जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90% तक है, उस रीजन की एक बाउंड्री बनाई जाए। और उस बाउंड्री के भीतर, जैसे एक बात कही जाती है ना, अगर हम यहां पर बात करते तो यहां इलेक्ट्रॉन देखिए कि पाए जाने की गुंजाइश है, सेंटर में आप देख रहे हैं ज्यादा गुंजाइश है, और इससे बाहर निकलने पर गुंजाइश या संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, और ये प्रोबेबिलिटी आगे और कम होती जा रही है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम एक ऐसा जोन बनाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 90% गुंजाइश है और बाहर के रीजन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, बाउंड्री सरफेस डायग्राम का आइडिया आया और यह देखा गया s ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल शेप मिला। और यहां पर यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में कैसे पता चलता था? वेव फंक्शन के स्क्वायर से पता चलता था। ठीक है, इस चीज को आप समझें। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी यानी जो संभावनाओं के लिए हम क्या करते थे, मोर देन 90%, अप्रॉक्सीमेटली 90% तक जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना होती थी, उस हिस्से को हम एक सरफेस से घेर लेते थे, बाकी 10% को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। उस जोन के शेप के आधार पर हम ऑर्बिटल्स का शेप हम डिफाइन करते हैं। यहां पर देखें शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
तो ये कहा गया, वैज्ञानिकों ने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो उन्होंने देखा कि ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम इसके स्क्वायर वैल्यूज को देखें, ऑर्बिटल वेव फंक्शन का स्क्वायर वैल्यू जब हम देखते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है, संभावनाओं के बारे में जानकारी देने लगता है। और इस आधार पर हम 90% प्रोबेबिलिटी वाले रीजन को हम घेर करके क्या किए, हमने एक प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा रेंज बनाया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 90% संभावना होती है, उस आधार पर ऑर्बिटल्स का शेप बनाया। अब यहां पर बात है 1s और 2s में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखा गया कि ऑर्बिटल सरफेस डायग्राम बनाने के दौरान 1s से बड़ा होता है 2s, ये बात हमने देखा भी था, है ना। हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही हमने देखा था कि ऑर्बिटल्स की साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने के साथ ही बढ़ जाती। तो देखिए इससे इसकी साइज बड़ी है। इसके साथ ही साथ देखा गया 1s में क्या होता है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और उसका धीरे धीरे यूनिफॉर्मली घटती जाती है। 2s में यह देखा गया कि सेंटर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यह धीरे धीरे घट करके अचानक बीच में 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है और उसके बाद फिर घटती है। यानी यहां पर बीच में एक वैकेंट जोन यहां पर मिलता है। क्या जोन मिलता है? वैकेंट, खाली जगह मिलता है, जिसको नोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड्स। तो ये नोड्स क्या हैं? रेडियस पर पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रेडियल नोड्स। आप समझें, नाम रटने के लिए जरूरी है कि आप इसको समझें, रेडियल नोड्स। तो आप जानते हैं कि 1s में क्या कोई रेडियल नोड मिला? नहीं, 2s में मिला। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रेडियल नोड्स के बारे में देखा पहली बार 2s में। 3s में जब हम देखते हैं तो 2s में 1 रेडियल नोड्स मिलते हैं। जब हम 3s की बात करते हैं तो वहां पर रेडियल नोड्स 2 मिलते हैं। 2 बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। जो बात आप यहां पर देख रहे हैं वो बात 2 बार होता है, उसके ऑर्बिटल की साइज और बड़ी हो जाती है और वहां पर 2 ऐसे रेडियल नोड्स मिलते हैं। जब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2p और 3p में यहां पर अंतर देख सकते हैं। यहां पर क्या होता है, पहली बार p ऑर्बिटल कहां मिला? सेकंड शेल में मिलता है। सेकंड शेल में पहली बार p ऑर्बिटल मिलता है। p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। 3p और 2p में अंतर देखते हैं तो यहां पर 3p की साइज बड़ी होती है। और जैसे कि हमने कहा था 2p में यहां पर वैसे ही चलेगा मामला जैसे यहां पर आप 1s में देखे थे, यूनिफॉर्मली सेंटर में ज्यादा होगा, फिर ये घटते हुए 0 हो जाएगा, बाहर की ओर यूनिफॉर्मली घटता हुआ जाएगा। 3p में वैसा ही मामला होगा जैसा 2s में हुआ था, बीच में एक बार रेडियल नोड्स मिलेगा। तो 3p में रेडियल नोड्स मिलते हैं और यहां पर 3p में रेडियल नोड्स कितने बनते हैं? 1। तो ये रेडियल नोड्स कितने होते हैं? 3p में 1 होते हैं। जबकि 4p में जब हम बात करेंगे तो साइज और बड़ी हो जाएगी और वहां पर 2 रेडियल नोड्स मिलेंगे। यहां पर आप देखते हैं कि एक प्लेन होता है, उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की गुंजाइश होती है p ऑर्बिटल्स के लिए। यह भी एक नोड है और इस नोड को हम कहते हैं एंगुलर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर नोड। इस एंगुलर नोड की संख्या कांस्टेंट होती है किसी सबशेल के लिए या किसी ऑर्बिटल के लिए हम बात करें तो ये देखिए एंगुलर नोड्स की संख्या यहां पर देखिए, चाहे 2p हो या 3p हो, दोनों के लिए एंगुलर नोड्स के नंबर्स एक जैसे होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं जहां s में सिर्फ रेडियल नोड्स मिलता है, वैसे ही p ऑर्बिटल के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां 2 तरीके के नोड्स मिलते हैं, एक रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। तो ये एक फार्मूला है जिसको आप रट लें तो ज्यादा अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1 होता है। रेडियल नोड्स की वैल्यू n-l-1 से कैलकुलेट करते हैं और एंगुलर नोड्स की वैल्यू l से कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हैं s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसलिए एंगुलर नोड्स s में नहीं पाए जाते हैं। यहां पर आप जानते हैं p ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर देखिए सिंगल एंगुलर नोड्स पाया जाता है। टोटल रेडियल नोड्स की बात अगर हम करें तो यहां पर देखिए 2p के लिए जब हम करते हैं तो 2 n की वैल्यू 2 है, p के लिए यहां 1 रखेंगे। बात समझ रहे हैं? इस फार्मूले को
यहां पर अगर हम रखें तो हम देख सकते हैं आखिर रेडियल नोड्स 2p में क्यों नहीं पाया जाता है। तो आप जानते हैं ना, n की 2p की बात कर रहे हैं तो ये 2 हो गया n, और l p के लिए कौन सी l की वैल्यू होती है, 1 होती है ना, तो यहाँ -1 और -1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो जाएगा ये वैल्यू, इसलिए यहाँ रेडियल नोड्स की वैल्यू 0 होती है। 3p की जब हम बात करते हैं तो यहीं पर हम 3 रख सकते हैं, तब हम देखेंगे 3p में 1 रेडियल नोड्स होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स का कॉन्सेप्ट समझा। ये ज़रूरी है कि आप ये नोड्स के फार्मूले को याद रखें, किसी भी तरीके से मेमोराइज रखें, क्योंकि इस पर सवाल पूछा जा सकता है, रेडियल नोड्स कहाँ पर हैं, कितने हैं। एक सवाल ये भी बनाया जा सकता है, चूंकि अब लिमिटेड सिलेबस है, उसी के बीच से सवाल बनाना है, तो आप ग्राफ जो एनसीईआरटी में बना उसको भी आप थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। ग्राफ में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप ये सिर्फ देखेंगे ना कि एक बार प्रोबेबिलिटी हाई हुई, फिर उसके बाद घट करके 0 हो गई, वो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ग्राफ बनाया गया, तो उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक बार आप ध्यान से फील करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो डेंसिटी हो, कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, वही चीज़ उसमें दिया हुआ है। सिंपली आप समझ सकते हैं, और उसके बेसिस पर मुझे लगता है ग्राफ पर भी एक सवाल बनाया जा सकता है अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो। बाकी रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसके लिए फार्मूला है। बाकी अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है ऑर्बिटल्स में, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।